हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू दिस क्लास। और ये आज हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्लास 5th। ऑलरेडी 4 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले उनको देख के आओ, फिर यहाँ से पढ़ो सारे कंसेप्ट्स को सीरीज वाइज एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एज यू नो, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग और बिफोर स्टार्टिंग एनी क्लास, दिस इज माई फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डू इज मेंशन द टॉपिक जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आप यहाँ पे कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ के बारे में। तो पहले हम कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है उसका थोड़ा मैं आपको ग्लिम्स देती हूँ, और फिर हम थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादा थ्योरी तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो बताऊँगी और फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है कार्बन। मानते हैं बात? ऑर्गेनिक का नाम लेती हमारे माइंड में कार्बन हाइड्रोजन एटम घूम जाते हैं, राइट? ओके, तो जितने भी आपकी लिविंग स्पीशीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सब में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही, राइट? तो ये बात मान लो कि मेरे इनिशियली जो है मेरा ये है लिविंग थिंग है, ठीक है? ये मेरा कोई लिविंग प्लांट है, ये ऐसे मान लो कुछ भी, ये मेरा लिविंग प्लांट है, ठीक है? और उस प्लांट की हो गई डेथ, और ये यहाँ पे डेड सैंपल है उस प्लांट का, यहाँ पे गिर गया है, वो पत्ते वत्ते झड़ गए हैं और ये लकड़ी थोड़ी बची है, ठीक है? सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो जस्ट इग्नोर द थिंग्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है? यहाँ पे वो लिविंग है, यहाँ पे वो डेड हो गया है। अब आपको पता है कि कार्बन का जो 14 आइसोटोप है वो क्या होता है, वो होता है रेडियो एक्टिव। कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 भी प्रेजेंट होगा ना लिविंग थिंग में, 12 भी प्रेजेंट होता है, 14 भी प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके? और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, बिकॉज अनस्टेबल होते हैं तो टाइम के साथ डिके होते चले जाते हैं, ठीक है? टाइम के साथ वो अपने पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं, और क्या होते हैं, डीके होते जाते हैं, उनकी अमाउंट कम होती जाती है। अगर आपके सैंपल में यूरेनियम की कंसनट्रेशन इतनी है तो वो डीके होगा, वो कुछ न कुछ कम हो जाएगी उसके अमाउंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है? तो लिविंग सैंपल में उसकी अमाउंट इतनी होती है, डेड में कुछ कम हो जाएगी, तो वो अमाउंट हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? और फिर उस अमाउंट को डिटरमाइन करके हम बताते हैं कि ये सैंपल कितना पुराना है, कितना नया है, ये सब बताते हैं। और कैसे बताएंगे, टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी, मतलब पिछली वाली क्लास में समझाई थी कि हम कैसे रिलेट करते हैं, जो मैंने फॉर्मूलेस बताए थे आपको, जैसे बताए थे ना मैंने, K = 2.303 t log। तो यहाँ पे हम 14 इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं ना न्यूक्लियस की, और यहाँ पे हम उस टाइम टी पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम 14, क्योंकि हम 14 कार्बन 14 के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, कार्बन 14 के, तो यहाँ पे हम कार्बन 14 की इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे। इनिशियल का मतलब होता है जो कि लिविंग सैंपल में प्रेजेंट है, और टाइम टी पे हम देख रहे हैं, मतलब कि जो सैंपल डेड हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पे हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है? डेड या हो गया, फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पे हमसे पूछ रहे हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 14C2, ठीक है? तो कार्बन डेटिंग मेथड में कुछ भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सिंपली कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके अमाउंट कितने डिक्रीज होगी उससे हम आइडिया लगा लें कितना पुराना सैंपल है। और ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ एक ये फॉर्मूला है जो कि आपको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है अगर आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन डेटिंग मेथड के क्वेश्चंस निकालने हैं तो, ठीक है? इस पर क्वेश्चन कराऊंगी मैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। और एक बात और, कई बार क्या होता है ना, आपसे एग्जाम में 14C0 और 14CT एज सच कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे देते हैं, किसी किसी में रेशियो दे देते हैं, 14C0 का 12C0 का और 14CT का 12CT का, ऐसे रेशियो दे देते हैं। तो अगर रेशियो दे दे तो भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन अगर प्रेजेंट हो उसमें 14 आइसोटोप भी प्रेजेंट होगा, 12 भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर कभी डायरेक्ट दे दे तो ऐसे ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर इस टाइप में दे दो ऐसे यूज कर लेना, आंसर तो आप निकाल ही लोगे। तो मैं अभी क्वेश्चन कराती हूँ दोनों तरीके से, और आपका फिर मैं समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, उससे पहले ना क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक समझाती हूँ आपको, डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। अब एक बार देखो, डिसइंटीग्रेशन सीरीज, डिसइंटीग्रेशन सीरीज। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? स्प्लिट होना, डिसइंटीग्रेट होना, ओके।
अब जैसे कि आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे लिखा था यूरेनियम 238 92 कन्वर्ट हुआ था लेड 206 82 में। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कन्वर्जन है सिर्फ एक स्टेप में हो गया होगा? नहीं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, काफ़ी सारे। कभी अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, कभी एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, फिर अल्फा फिर बीटा, मतलब एक पार्टिकल के एमिशन से ये कन्वर्जन पॉसिबल हो जाए ऐसा नहीं है। तो अ सीरीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो डिसइंटीग्रेशन सीरीज इज नथिंग बट disintegration series involves all the steps that takes place in the conversion of an unstable nuclei to an stable nuclei, ठीक है। जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने में, उन सभी स्टेप्स की सीरीज को हम डिसइंटीग्रेशन सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिखवाती हूँ, मेनली हम 4 सीरीज ही पढ़ते हैं, जैसे कि थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, थोर निपटेगा उनसे भी, यूरेनियम सीरीज, एंड एक्टिनियम सीरीज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 4n सीरीज, इसको बोलते हैं 4n+1 सीरीज, इसको बोलते हैं 4n+2 सीरीज, और इसको बोलते हैं 4n+3 सीरीज, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद किया हुआ है कि पहले थोरियम आएगा, तो मतलब वैसे तो याद हो ही जाएगा एक दो बार में, और फिर भी थोर निपटेगा यूरेनियम एंड एक्टिनियम से। थोर आपको पता है मार्वल्स में एक कैरेक्टर है, निपटेगा बिकॉज वो बहुत पावरफुल है तो वो लड़ाई वड़ाई करेगा, तो थोर निपटेगा यूरेनियम एंड एक्टिनियम से, जो कि उनके राज्य में इम्बैलेंस करने आए हैं, थोर उनसे निपटेगा, ठीक है। तो थोर निपटेगा यूरेनियम एंड एक्टिनियम से, इस तरीके से याद किया था मैंने। थोरियम सीरीज है तो ये थोरियम से स्टार्ट होगी, कन्वर्ट होगी, देगी लेड। नेपच्यून से स्टार्ट होगी, कन्वर्ट होकर देगी बिस्मिथ, मतलब बिस्मिथ इसका, ठीक है। यूरेनियम सीरीज यूरेनियम, और एक्टिनियम भी ना यूरेनियम से स्टार्ट होती है, तो ये थोड़ा यहाँ पे मेन है कि आप सोच सकते हो कि एक्टिनियम वाली एक्टिनियम से स्टार्ट होगी, तो गलती होने के चांस होते हैं। और ये तो चाहता है एग्जामिनर, तो याद रखना यूरेनियम से ही होती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लेड मिलता है, और यहाँ पे भी आपको लेड मिलता है, ठीक है। सबसे मेन होती है आपकी यूरेनियम सीरीज, सबसे मेन आपकी सीरीज है यूरेनियम वाली। इसको हम पूरा इसके सारे स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, इसके सारे स्टेप्स देखेंगे। तो यूरेनियम वाली का 238 होता है यहाँ पे, और 92 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होता है 206 और 82, 207 82 208 82, बिस्मथ का होता है 209 मास नंबर, 83 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ओके, सो आपकी ये सीरीज होती है, ठीक है। दीज आर योर सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी यूरेनियम वाली सीरीज। अगर आपको बाकी सीरीज के ये याद भी नहीं होते हैं तो ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ याद करने की हमको नीड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक यूरेनियम वाला आप याद कर लो, बिकॉज ये वाली सीरीज मेन है, ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सिर्फ इसका याद कर लो कि इसमें क्या होता है, यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेड में, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैं पूरी लिख के भी दिखाऊंगी आपको, पर ये आप वैसे आपको यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेड में 238, और इसका आइसोटोप 238, और यहाँ पे 92, इस वाले 238 यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसमें 206 और 82 में, तो बस ये याद कर लो। और यूरेनियम में क्या होता है, 4n+2 होता है। 4n+2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो 206, इसके मास नंबर को डिवाइड करो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × में 5+2, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसके एटॉमिक मास को 10। ये कौन सी सीरीज का है, ये है यूरेनियम सीरीज का। इस तरीके से 4 से डिवाइड करके आपको फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूरेनियम वाली सीरीज अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है एग्जाम में, वो आता है कि यूरेनियम सीरीज में टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब
जो कन्वर्जन होता है यूरेनियम से लेड में, अनस्टेबल यूरेनियम से स्टेबल लेड में, उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो आपका आंसर होगा टोटल 14 स्टेप्स। और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नेट एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इग्नोर इसको ना करें। देन 8 अल्फा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 8 अल्फा स्टेप्स प्लस 6 बीटा स्टेप्स, ठीक है। 8 अल्फा स्टेप्स प्लस 6 बीटा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पहले कौन सा स्टेप होता है, फिर कौन सा होता है, वो बताऊंगी मैं आपको। तो ऐसे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14 स्टेप्स। फर्स्ट अल्फा, अल्फा, देन बीटा, देन बीटा, देन बीटा, देन बीटा, देन अल्फा, देन अल्फा। अब लगातार 4 बार अल्फा लिख दो और फिर 2 बार बीटा लिख दो, बस, ठीक है। तो अल्फा बीटा मतलब, तो यहाँ पे 8 अल्फा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और 6 बीटा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा क्या था, यूरेनियम था, क्या था यूरेनियम 238 92, ठीक है। सॉरी तो ये एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा और यहाँ पे जो भी पार्टिकल आएगा, जो भी आएगा उसमें से 2 कम कर दो, तो क्या कम करोगे आप, एटॉमिक नंबर 234। अब बीटा पार्टिकल का लॉस होगा, ये अल्फा था, अब एक बीटा पार्टिकल का लॉस होगा। तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, मास नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ पे सपोज करो x कोई पार्टिकल आया, उसका 1 से इंक्रीज कर दो एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। अगर मैंने पहले मास बोला तो उसके लिए सॉरी। बीटा पार्टिकल के निकलने से पता है क्या होता है, देखो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का चेंज आता है और मास में 4 यूनिट का चेंज आता है। लेकिन जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो उसका एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का चेंज आता है और 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर, और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी सीरीज लिखेंगे, मैं पूरी सीरीज लिख के दिखा रही हूँ आपको, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि यहाँ से इस तरीके से आपकी सीरीज जो है होगी, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल की लॉस से 4 और 2 का चेंज आया, तो ये चेंज कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। बेसिकली जो इंटरमीडिएट स्पीशीज यहाँ पे बनेंगी ना, उस पर क्वेश्चन आने के बिल्कुल भी चांस नहीं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि 8th स्टेप में बताओ कौन सा पार्टिकल बनेगा, और अगर बनेगा भी तो मैंने आपको तरीका बता दिया। मेन चीज़ पता क्या थी, मेन चीज़ थी ये वाली सीरीज कि आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा स्टेप होगा फिर कौन सा, और अगर आपसे पूछ भी लिया 8th स्टेप बताओ 7th स्टेप बताओ, तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये तरीका था, कंसेप्ट वाइज समझना है, इसको रटने से कुछ नहीं होगा। आपके एग्जाम में वैसे भी फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे अच्छा क्या कौन सा मास था कौन सा था। तो ये वाली सीरीज याद करो और सिर्फ ये याद रखो कि टोटल 14 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या होता है और लास्ट क्या होता है ये याद रखो। इतना ही था न्यूक्लियर एमिशन में जो हमें पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको बताया था कि जो हमारे न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं ना, उसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर एमिशन एंड एक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा वो न्यूक्लियर हमने पढ़ा एमिशन को, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन को। न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने आपको वैसे फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाई थी, वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने समझाया था अच्छे से वहाँ पे, बट एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने बोला था कि एक आपका स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई होता है जिसको हम किसी प्रोजेक्टाइल से अटैक करवाते हैं, न्यूट्रॉन हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे एक स्टेबल न्यूक्लियाई ही मिलता है। मतलब देखो न्यूक्लियर एमिशन में क्या था, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हुआ था स्टेबल में, रिएक्शन में स्टेबल ही स्टेबल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ इजेक्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ बाहर वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको आप बुक्स में देखेंगे तो ऐसे भी लिखा हो सकता है कि आपका टारगेट न्यूक्लियाई है जिसपे आपका प्रोजेक्टाइल अटैक करेगा, और वो क्या देगा आपको, एक आपको टारगेट न्यूक्लियाई जो है वो आपको क्या देगा, स्टेबल न्यूक्लियाई देगा आपको वहाँ पे, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई देगा, नया न्यूक्लियस देगा, न्यू स्टेबल न्यूक्लियाई देगा, और क्या बाहर कर देगा, इजेक्टाइल, ठीक है। आप इसको स्टेबल से लिख लो। तो यहाँ पे देखो टारगेट न्यूक्लियाई है ये आपका, ये प्रोजेक्टाइल है, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये इजेक्टाइल है। क्वेश्चन पता है कैसा आता है, क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन करनी होती है आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी होती है,
हम पहले लिखते हैं टारगेट न्यूक्लियर जिस पे हमने अटैक किया है, उसके बाद हम लिखते हैं कि हमने किस चीज़ से अटैक करवाया है, न्यूट्रॉन से करवाया है, किससे करवाया, उसके बाद हम लिखते हैं क्या बाहर गया है, इजेक्ट क्या हुआ, इजेक्टाइल लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं क्या बना है, स्टेबल न्यूक्लियर लिखते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में रिएक्शन गिवन है, ओके, इस फॉर्म में रिएक्शन गिवन है और आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछे, आता है ये, मत सोचना कितना इजी क्या आएगा, मैं बुद्धू बना रही हूँ। मैं प्रीवियस क्वेश्चन जब अपलोड करूँगी ना टेलीग्राम में, तब तो आप सोल्व करोगे, तब देखना कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करनी पूछी थी। सो ये है रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ये एग्जाम्पल है आपका, दिस इज योर एग्जाम्पल, एंड आपका काम ये है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन बताओ मुझे, ठीक है। सो मैंने, अब आप देखो ना रिप्रेजेंटेशन यहीं पे लिखे, पहले क्या लिखते हैं, टारगेट न्यूक्लियर क्या है 14 नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, ब्रैकेट स्टार्ट, प्रोजेक्टाइल क्या है अल्फा, इजेक्टाइल क्या है प्रोटॉन, और बाहर क्या गया है ऑक्सीजन, सॉरी स्टेबल न्यूक्लियर क्या है ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपके रिप्रेजेंटेशन। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है वो भी समझ में आ गई होगी। एक स्टेबल न्यूक्लियर किसी प्रोजेक्टाइल के अटैक की वजह से दूसरे स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है कुछ ना कुछ इजेक्ट करके, दिस इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो जैसे कि जो एनर्जी आप नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें एनर्जी रिलीज हुई, एब्जॉर्ब हुई, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम क्यू वैल्यू के टर्म्स में पढ़ते हैं, क्यू वैल्यू। तो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको हम क्यू वैल्यू के टर्म में पढ़ते हैं। अब देखो, आपने ये पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू mc², ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज आपका ऐसे देखो ना, जैसे कि आपका टारगेट न्यूक्लियर था, प्रोजेक्टाइल ने अटैक किया, स्टेबल न्यूक्लियर प्लस इजेक्टाइल में कन्वर्ट हो गया, ये देखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है आपके, ये है रिएक्टेंट, तो इन दोनों का सम हम करेंगे तो हमारा आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट, और इन दोनों का करेंगे वो आएगा हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो m है ना, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखना। पूरी केमिस्ट्री में आप बेशक प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करते हो, पर यहाँ पे हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करेंगे, और इसका रीज़न भी आपको पता है, ठीक है। इसका रीज़न भी आपको पता है कि पूरी केमिस्ट्री में हम इंटीग्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करते हैं, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चीज़ें टूटती हैं, डिसइंटीग्रेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना mr माइनस mt होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो m यहाँ पे ये है। उसके बाद c तो स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता ही है। उसके बाद अगर आपकी जो q वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, वो नेगेटिव कब आएगी, जब मास ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा मास ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। और अगर आपकी Q वैल्यू पॉजिटिव आती है, जो कब आएगी, जब आपका मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। तो जब आपकी Q वैल्यू नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं एंडोअर्जिक। क्या बोलते हैं, एंडोअर्जिक, ठीक है। जब नेगेटिव आती है तब, और जब पॉजिटिव आती है उसको हम बोलते हैं एक्सोअर्जिक। तो ये दोनों को आप अच्छे से याद करो, क्योंकि मुझे पता है थर्मोडायनेमिक्स में आप जब आपके डेल्टा एच नेगेटिव आती है तो उसको आप एक्सोथर्मिक बोलते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आई है उसको एक्सोअर्जिक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद करना, एग्जाम्पल यहाँ पे कन्फ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। तो Q वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट विल बी एंडोअर्जिक रिएक्शन। अगर पॉजिटिव है तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन मास ऑफ प्रोडक्ट एंड वो एक्सोअर्जिक रिएक्शन है। ओके, सो अब एक जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एक जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो होगा एरिया ऑफ न्यूक्लियस।
एरिया ऑफ न्यूक्लियस में देखो, न्यूक्लियस का एरिया अगर आपसे अभी फाइंड आउट करने वाले तो उसका फिर फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्शन वगैरह नहीं देखना। इसका फॉर्मूला होता है तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। और बेसिकली आप बहुत छोटी यूनिट होती है, न्यूक्लियस का जो एरिया होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको हम बार में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁻24 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने कैसे याद किया, बेसिकली मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं कंफ्यूज रहती थी कि ऊपर 4 पाई आएगा या नीचे 3 आई आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया था 3 आंटी 4 ताई। कोई मुझसे पूछे तुम्हारे घर में कितनी आंटी और ताई हैं, तो मैंने बोला 3 आंटी 4 ताई, ताई को पाई से रिलेट किया था बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से मुझसे पूछता है फॉर्मूला लिखो, तो मैं पास लिखती हूँ पाई 3 आंटी 4 ताई और उसका 2/3 मीटर स्क्वायर। और कोई मुझसे पूछे क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी एरिया ऑफ न्यूक्लियस, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मीटर स्क्वायर में, तो जनरली आंसर देते नहीं एग्जामिनर, बार में देते हैं। तो बार में कन्वर्ट करना हो तो ये मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए भी बता दिया। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁻24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बोन हैड 14c/12c रेशियो 0.477। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। कंसेप्ट समझाने के बाद में अगर आपको 1-2 क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, सो वट एवर द क्वेश्चन आई एम टेकिंग दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेनली मैं नेट के ही क्वेश्चंस लेती हूँ। अगर उस टॉपिक पे नेट के नहीं लेते तो गेट के या फिर मैं जैम के क्वेश्चन लेती हूँ, बट सारे के सारे एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट होता है, सारे ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते, ठीक है। जब ये वजह करवा रही हूँ लिविंग plant, what was the date when animal was buried, what was the time, how much time before the animal buried as liquid, how much time before the animal buried। बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितना टाइम हो गया इस एनिमल की डेथ को, ठीक है। अल्टीमेट जो लॉजिक है क्वेश्चन का वो यही है। नाउ आप खुद से सोल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला बताया मैंने कार्बोनेटिक मेथड में, उसी से हो जाएगा। ट्राई टू सोल्व ऑन योर ओन एंड अदरवाइज मैं तो सोल्व कराऊंगी ही। तो पॉज कर लो वीडियो को एंड देन ट्राई टू सोल्व। सो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला, K is equal to 2.303 T log 14c/12c initially upon 14c/12c at time t। ओके हम यहाँ पे लैम्डा लिख देते हैं, बिकॉज हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो लैम्डा लिख देते हैं। ओके इसका टी हाफ ही गिवन होगा गैस, वरना क्वेश्चन होगा कैसे। हाँ इसका टी हाफ गिवन है 5730 ईयर्स, ठीक है। इसका टी हाफ गिवन है 5730 ईयर्स। आई एम सॉरी मैंने टी हाफ पहले नहीं लिखा, तो अगर आपसे तब सोल्व नहीं हुआ तो टी हाफ गिवन है आपको, आप सोल्व करने की ट्राई कर लो। ओके हाँ ये हो गया। अब आपको पता है आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। ये भी गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ होता है। टी हाफ है 573 ईयर्स, 5730 ईयर्स। इसको यहाँ पे पुट करो, तो लैम्डा की जगह आप यहाँ पे लिखोगे, लैम्डा यहाँ पे लिखा था, इसकी जगह आप लिखोगे 0.693 अपॉन में 5730 इज इक्वल टू 2.303। ठीक है तो फाइंड आउट ही करना है। लोग इनिशियल ए बोन हैड द रेशियो इन लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट मतलब इनिशियल, तो अगर आपका इनिशियली अगर आपका 1 था तो अभी कितना है
0.477। देखो जब पॉइंट में गिवन होते हैं ना तो हम 1 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। जब परसेंटेज में गिवन होता है तो हम उसको इनिशियल को 100 मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा इनिशियल जो था 1 था और अब कितना है 0.477। इसको सॉल्व करोगे टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6121.69 ईयर्स। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारी जो 5th क्लास थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो भी खत्म होती है। जितना ही पोर्शन था न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो समझने का मेन था, जो जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने क्लास 5th तक कंप्लीट कर लिया। तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।